और ब्लैक से दूसरों को बेचते तो ब्लैक से देते हैं 2,500-3,000 3,000 का, और हमारे को नहीं देते। नहीं प्रोपेगेंडा नहीं है, रियल है ये, जो पाकिस्तान के अंदर जो भी इंडिया के लिए आजकल अमेरिका प्रेशर की जो पॉलिटिक्स कर रहा है वो थोड़ी गलत है इंडिया के ऊपर। ISI ये जो करते हैं, नहीं देखनी चाहिए। महंगाई बहुत है, 100 रुपये कमाते हैं, 500 रुपये का खर्चा है। वो तो हर चीज़ में क्या लोकतंत्र है, पक्ष विपक्ष दोनों में रहते ही हैं। हाँ बिल्कुल प्रेशर में, विदेश नीति भी फेल है, और जो गैस का संकट आ रखा है, लगता है कि भी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी सड्डी साबित हो रही है। JDA यहाँ पर 3 करोड़ रुपए खर्च करना चाहता है। हम कह रहे हैं कि 10 लाख रुपए में यहाँ का काम हो जाएगा, पार्क भी बच जाएंगे, 2 मंदिर भी बच जाएंगे। इन्होंने पिछले 5 साल में 10 साल में जो मेहनत करी, 500 पेड़ लगा के इस पूरे एरिया को ऑक्सीजन के काबिल बनाया। नमस्कार, मैं निशा शर्मा, न्यूज़ 21 में आप सभी का स्वागत है। और आपको जैसे कि पता है कि मैं हमेशा चाय की चर्चा का एक शो लेकर आती हूँ, जिसमें मैं अलग अलग देश के अंदर जो मुद्दे चल रहे हैं उनको लेकर बातचीत करते हैं हम लोगों से। और हमारे साथ आज लोग भी मौजूद हैं, लेकिन आज मेरा जो मुद्दा है वो है मूवीज़ को लेकर के, फिल्मों को लेकर के। क्योंकि अभी हाल ही में एक मूवीज़ आई है धुरंधर 2, उसको लेकर के बहुत जगह चर्चाएँ चल रही हैं कि वो प्रोपेगेंडा है। तो उसी के बारे में हम लोगों से बात करेंगे कि क्या उनको भी लगता है कि मूवी प्रोपेगेंडा है या नहीं है, या वास्तविक की जो फिल्म है वो सही है। आइए बात करते हैं। क्या नाम है? राजेश यादव। राजेश जी, आपने धुरंधर 2 मूवी देखी थी आपने? नहीं, धुरंधर 2 नहीं देखी, 1 देखी है। तो आपको फर्स्ट हाफ में जब देखी थी आपको लगा था कि वो प्रोपेगेंडा है या नहीं? नहीं ऐसा तो नहीं है, क्या लगा आपको उस मूवीज को देख करके, क्या फिल्म को देख करके? वो रियल टाइप का जो भारत पाक के साथ जो चल रहा है उसी के अनुरूप बनाया है। बस थोड़े बहुत उसमें 1-2 बातें हैं जो अश्लील है, हाँ, नहीं और तो ठीक है। आपको लगता है कि वो रियल बेस पे बनी हुई मूवी है, या कि जो लोगों को दिखाया जा रहा है, जो बताया जाए? क्योंकि अगर प्रोपेगेंडा कोई मूवी होती है तो वो 900 करोड़ जो बजट है वो पार नहीं करती, क्योंकि लोगों को भी पता रहता है कि हम क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे। क्योंकि फिल्में कई आती है, लेकिन उसको प्रोपेगेंडा करार दिया जा रहा है। उसको राजनीतिक जो टूल है ना, वो भी पकड़ता हुआ नजर आ रहा है उसके अंदर। नहीं प्रोपेगेंडा नहीं है, रियल है ये, जो पाकिस्तान के अंदर जो भी इंडिया के लिए ISI ये जो करते हैं, और हमारी जो इंटेलिजेंस जो वहाँ काम कर रही है उसी के ऊपर दिखाया गया है। तो आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे अगर पूछा जाए कि वो मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए? नहीं देखनी चाहिए। और आप लोग जा रहे हैं देखने के लिए? हम भी देखेंगे, अभी देख रहे थे, लेकिन उस दिन हाउसफुल चल रहा था जयपुर में। राम नरेश यादव। राम नरेश यादव। राम नरेश जी, आपने धुरंधर 2 मूवी देखी? मैंने नहीं देखी, नहीं देखी, तो आप देखना चाहेंगे? पेपर वगैरह में पढ़ा था मैंने, उसमें बता रखा था मतलब पाकिस्तान और इंडिया के बारे में, तो वो सही बता रखा है बिल्कुल। और अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ तो किस सरकार को आप सपोर्ट करते हैं, लाइक बीजेपी, कांग्रेस, कोई पार्टी? नहीं ऐसी कोई पार्टी से नहीं, अपने तो विचारों की है मतलब। क्योंकि अगर देखा जाए तो फिल्मों के अंदर हमेशा एक राजनीति लाई जाती है। जैसे आप देखिए, कश्मीर फाइल आई थी, उसको भी प्रोपेगेंडा करार दिया था। केरला स्टोरी 2 आई थी, उसको भी प्रोपेगेंडा। मतलब कोई भी अगर रियल बेस्ड चीज़ होती है जिसको लोगों के सामने सच्चाई के तौर पे दिखाया जाता है, उसको प्रोपेगेंडा, उसको राजनीति करार कर दिया जाता है। वो तो हर चीज़ में क्या लोकतंत्र है, पक्ष विपक्ष दोनों में रहते ही हैं। हर चीज़ में दोनों ही पक्ष हैं, एक बुराई करता है एक अच्छाई करता है। तो क्या है सर? आप एडवोकेट हूँ मैं। एडवोकेट हैं। आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि मूवी देखनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल देखनी चाहिए, इसमें कोई देखनी चाहिए। बिल्कुल देखनी चाहिए। और कोई मुद्दा अगर आपको लगता है कि देश में है जिस पे बात ही नहीं देश में तो अभी ईरान जो अंतर्राष्ट्रीय पोजीशन है वो थोड़ी गलत चल रही है, उसमें अपने जो नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व, उसको थोड़ा पॉजिटिव पहल करनी चाहिए, बोलना चाहिए कि बैठ के बात करें और करें। लेकिन आजकल अमेरिका प्रेशर की जो पॉलिटिक्स कर रहा है वो थोड़ी गलत है इंडिया के ऊपर, है ना। वो तो मान लो यहाँ अपने PM कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ हो नहीं है, ट्रम्प का ये है वो है, और फिर वो तो ऑन रिकॉर्ड ट्रम्प फिर दोबारा उसी बात को कई बार रिपीट कर चुका कि नहीं मैंने उसको युद्ध रुकवा दिया, मैंने वो अभियान रुकवा दिया, ये कर दिया। तो ये गलत है, ये प्रेशर की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए इंडिया पे। आपको भी लगता है कि PM जो है वो प्रेशर में है? हाँ बिल्कुल प्रेशर में, विदेश नीति भी फेल है, विदेश नीति में? हाँ डिसीजन भी फेल है जो भी कर रहे हैं। डिसीजन तो ये है कि वो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें भी ट्रंप ने कहा मैंने रुकवाया, लेकिन विपक्ष ने उससे कहा एक बार आप PM जवाब दे, लेकिन PM जवाब नहीं दे रहा है। और जो भी अभी ये जो डील हुई है उस डील के अंदर भी जो डिसीजन है गवर्नमेंट का वो प्रॉपर नहीं है। ईरान से भी PM है या अपने देश के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने कोई अच्छे से वार्ता नहीं की है। और जो गैस का संकट आ रखा है, डीजल का आ रहा है, ये भी सब चीज़ें ये लगता है कि भी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें कहीं फिसड्डी साबित हो रही है। तो गैस का अगर देखा जाए तो
लोग बता रहे हैं, अब जैसे कि बार बार मंत्रालय जो हरदीप है पुरी, वो बार बार कह रहे हैं कि पेट्रोल की कोई कमी नहीं है, गैस की कोई कमी नहीं है, लेकिन इस बात का थोड़ा सा लोगों को पैनिक किया जा रहा है और इसी वजह से लोग पैनिक होके एक्शन ले रहे हैं। तो आपको लगता है कि पैनिक अटैक ही हो रहा है ज़्यादातर लोगों के ऊपर, इस चीज़ की कोई कमी नहीं है? नहीं, इसकी बहुत कमी है। हर बाइक पे, एक्टिवा पे आजकल सिलेंडर लेते हुए जाते हुए आदमी दिखते हैं, पहले दिखाई नहीं देते थे। अब कस्टमर हैं, उनको सिलेंडर लेते हुए आते जाते हुए दिखाई देते हैं। सिलेंडर के लिए फिक्स कर रखा है ना, सिलेंडर के लिए 45 दिन और 25 दिन। नहीं है, अभी 25 डेज का ही है कि 25 डेज आप लोग उसके बाद फिर 25 डेज के बाद आपको वापस मिल जाएगा। हाँ, तो इसका मतलब शॉर्टेज तो ही कहीं ना कहीं दिक्कत तो है ही जनता को। मान लो किसी को जल्दी खत्म हो गया सिलेंडर, तो क्या करेगा बताओ आप? आपको भी जब आपके घर के अंदर आप रहते हो तो आपको पता रहता है ना कि सिलेंडर खत्म होने वाला है, नहीं ये नॉर्मली बात है। आपकी वाइफ को पता होगा कि सिलेंडर खाली होने वाले है, तो वो आपको पहले ही बोल देगी। नॉर्मली बात है, हर एक इंसान को पता होता है 1 महीने पहले से कि हमें क्या चाहिए व्यवस्था, और हर घर में 1-2 सिलेंडर तो मुझे लगता है स्टोरेज में होते ही हैं। लेकिन मैडम फिर भी शॉर्टेज है, गैस की भी है, और CNG व्हीकल वगैरह, टेम्पो, अभी जो गैस के पेट्रोल पंप हैं उन पे हम निकलते हैं, मानसरोवर में जयपुर में, तो वहाँ लाइन लगती है, 1-1 किलोमीटर की लाइन देखी हमने खुद ने देखी है। तो क्यों लग रही है? इसका मतलब कोई पेट्रोल की भी बातें आ रही है, अभी देखा था बहुत जगह पे भीड़ देखी गई थी पेट्रोल को लेकर के कि पेट्रोल डीजल खत्म हो रहा है। लोग इतने पैनिक हो गए कि पेट्रोल जो अपने पेट्रोल पंप है उन पे भीड़ लग गई है। नहीं, ऐसी तो नहीं है, बाकी प्रॉब्लम है, ये है। क्या नाम आंटी? रतन प्रजापत। रतन जी, महंगाई चरम पर है या नहीं है? महंगाई बहुत है, 100 रुपये कमाते हैं, 500 रुपये का खर्चा है, 2,500 का 3-3 हज़ार का तो सिलेंडर मिल रहा है। बड़ी है तो लकड़ियाँ लाते हैं 20 रुपये किलो, 30 रुपये किलो, अब 20-30 रुपये किलो में क्या करें? तो आप चूल्हा भी उपयोग करते हैं? चूल्हा भी करते हैं, लेकिन अब 30-30 रुपये किलो की लकड़ी मिलती है तो कहाँ से करें? आपने सिलेंडर के लिए अप्लाई किया था? सिलेंडर के लिए सिलेंडर भी है 3,000 का, एक बार 3,000 का लाए, एक बार 10-10 आदमियों का खाना बनता है रोज़, तो 10 आदमी शाम को और 10 आदमी शाम सुबह ही का बैठते हैं, तो अब क्या करें? वो तो 8-10 दिन भी नहीं चलता है, पता नहीं उसमें पानी भी भरते हैं क्या सिलेंडर में। तो आपको गैस की प्रॉब्लम आई, जिस तरीके से अभी युद्ध चल रहा है तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं असर देखने को मिल रहा है, तो आपको भी, क्या आपके परिवार के लोगों को लाइनों में खड़ा रहना पड़ रहा है, या फिर जो 25 दिन का बताया गया कि 25 दिन पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा तब आपको गैस सिलेंडर मिलेगा, ऐसी कोई परेशानी आपने देखी है अभी? ऐसे कोई परेशानी आ रही है, भी परेशानी लेने में खड़े रह के 3 सिलेंडर पर आके लाए, अब फिर ऐसे कह रहे 8 दिन में मिलेगा, 10 दिन में मिलेगा, ऐसे कहते हैं, फिर क्या करें? तो आपको मतलब ऐसा लगा कि ब्लैक में भी लोग सिलेंडर बेच रहे हैं, तो आपको वो चीज़ भी सामने आई है? ब्लैक में मिल रहे हैं ना, 3-3 हज़ार ले रहे हैं, 2,500 हज़ार ले रहे हैं, ये कहाँ से लाए? जो हमारी पर्चियाँ हैं वो पर्चा को भी रद्द कर दिया उन्होंने। कौन सी पर्ची आंटी? ये जो रसीद कटवाते हैं ना, पर्ची फार्म भर रखे हैं और ये रसीद वो भी नहीं मिल रहे हैं, उनको भी है ना तकलीफ देते हैं कि अभी नहीं है, अभी नहीं है, और ब्लैक से दूसरों को बेचते तो ब्लैक से देते हैं 2,500-3-3 हज़ार का, और हमारे को नहीं देते। जब मतलब आप लोग वेरिफिकेशन के लिए गए तो वो पर्ची आपकी फाड़ दी गई? वो पर्ची फाड़ दी गई, पर्ची बोले अभी तो पर्चिया से नहीं मिलेगा, ब्लैक से मिल रहे हैं, ब्लैक से ले लो आप। अच्छा, आपको बोला ये चीज कि ब्लैक से मिल रहा है तो ब्लैक में लेना पड़ेगा? ब्लैक से लेना पड़ेगा बोला। कहाँ की घटना है आंटी, ये कहाँ की बात बता रही ये हमारे घटना है बंदरामपुरा की, हैं? बंदरामपुरा मिलता है हमारे जी, तो वहाँ पे आपको ये चीज बोली गई है कि पर्ची जो है अगर आप इस तरीके से लोगे तो उसको हम फाड़ देंगे, लेकिन ब्लैक में लोगे तो आपको सिलेंडर मिल जाएगा। और पर्ची लाओ ही मत, हम फाड़ेंगे भी नहीं, पर्ची भरो ही मत और लाओ ही मत, मतलब आप ऐसे ब्लैक में कहते ले हैं। लो, आपको हाँ, सिलेंडर मिल जाएगा। बस ब्लैक में ले लो और सिलेंडर मिल जाएगा। 3 सिलेंडर तो लिया सके, आप ला रहे नहीं, हम क्या करें? वो 8 दिन भी नहीं चलता है, 10 दिन भी नहीं चलता है सिलेंडर, क्या तो करें? अभी आंटी खाना वगैरह किस पे बना रहे हैं आप? लकड़ी पे बनाते हैं, कभी सिलेंडर पे बनाते हैं, कभी कोयले में बनाते हैं, ऐसे बड़ा के खा रहे हैं, क्या करें? सरकार को अगर आप कुछ कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगी सरकार को? सरकार को यही कहेंगे भाई थोड़ा मद्दा करो, सस्ता करो, क्यों हम गरीब आदमी है, ये बर्तन भी महंगे मोल के आते हैं, महंगा मोल का लेते नहीं है, ये कहते हैं ये अतरा का है, ये अतरा का 80 का भाव का यहाँ आता है साड़ा, किराया अलग है, 120 का देते हैं, 10 रुपये 15 रुपये बचते हैं सारे ही। दिन भर यहाँ ठीक रहे बेच के दिन भर में 10 रुपये 5 रुपये, किसी में 2 रुपये, कभी 3 रुपये ऐसे बचते हैं खाली, और कुछ भी नहीं बचता है, आधे तो फूट ही जाते हैं, क्या करें?
तो आपने आंटी का दर्द देखा कि किस तरीके से उनको, आप देखिए कि एक तरफ सरकार बोल रही है कि जो सिलेंडर है वो मिल रहे हैं, लेकिन कुछ जो जमाखोरी लोग हैं जिनको सिलेंडर बेचने हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, जो गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उनकी जो पर्चियाँ उनको फाड़ रहे हैं और उनको ये बोल रहे हैं कि आप ब्लैक में लो, क्योंकि आंटी ने वो चीज़ फील किया है, वो चीज़ महसूस की। आंटी ने खुद बताया जिस तरीके से कि जब वो वहाँ पर जाते हैं पर्ची को लेकर के कि इसका वेरिफिकेशन कर दो, आप इससे हमें सिलेंडर दे दो, तो उनको क्लियरली मना कर दिया गया है कि आपको पर्ची अगर आप देते हो तो सिलेंडर नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप ब्लैक में खरीदते हो तो आपको पर्ची देने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो नीचे वर्ग के लोग हैं, जो गरीब वर्ग के लोग हैं, उनको दबाया जा रहा है। क्योंकि अब आप खुद सोचिए कि जिस तरीके से आंटी ने बताया कि लकड़ियाँ भी महंगी हो रही हैं, कोयला भी महंगा हो रहा है, और अब सिलेंडर की अगर बात करें, क्योंकि खाना तो बनेगा ना, तो किस पे अब लोग जो गरीब लोग हैं वो किस पर खाना बनाएंगे। ये आंटी की आवाज़ है जो सरकार तक पहुंचनी चाहिए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे शो के द्वारा ये आवाज़ जो आंटी की है वो पहुंचेगी, और ऐसे जो लोग हैं और भी जो लोग हैं इस तरीके का सामना कर रहे हैं गैस सिलेंडर को लेकर के, तो उनको इंसाफ। नमस्कार, मैं निशा शर्मा। जिस तरीके से मैंने बताया कि चाय के चर्चा पे मैं अलग अलग मुद्दे लेकर आती हूँ और लोगों के बीच जाती हूँ, उनके मुद्दे पूछते हैं कि आखिर क्या कुछ मुद्दे हैं जो सरकार तक पहुँचने चाहिए। और इसीलिए आज मैं वापस चाय की चर्चा में आई हूँ इमली फाटक पे। यहाँ पर एक पार्क है, मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले विजुअल मैं आपको दिखाना चाहूँगी, कैमरा पर्सन को कहूँगी कि पहले जो पार्क का विजुअल है वो अच्छे से आपको दिखा दी कि किस तरीके से यहाँ पे पार्क है, और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि किस तरीके से लोगों की आवाजाही है, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो बच्चे हो, युवा हो, हर कोई यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि वो आता जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो जेडीए है वो कार्रवाई करने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पर लोगों से जो बातचीत हुई है वो ये बता रहे हैं यहाँ पे कि इसको काटा जाएगा और रोड बनाने के लिए इस पार्क को काटने की यहाँ पर बातें चल रही है। तो और क्या कुछ मुद्दा है, अंदर तक जाकर हम देखेंगे, उस तह तक हम जाएंगे। इसलिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो रेगुलरली इस पार्क के अंदर आते हैं। क्या कुछ उनकी प्रॉब्लम है, क्या कुछ परेशानी, उन लोगों से ही बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम RS चौधरी है जी सर, क्या कुछ मुद्दा, क्या कुछ प्रॉब्लम आप बता रहे थे, आप मुझे बताइए। देखिए, प्रॉब्लम ये है यहाँ पर, क्योंकि इमली फाटक के ऊपर कट है और ट्रैफिक इधर से उधर चारों तरफ क्रॉस होता है, तो शाम के टाइम पर 8 बजे के आसपास यहाँ ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है। तो ट्रैफिक का कोई हल, पहले तो यहाँ वो निकालने वाले थे कि साहब ओवर ब्रिज बनाएंगे या वो बनाएंगे, वो भी फेल हो गया। इसके बाद में फिर अब ये हुआ कि और कुछ नहीं निकला, तो अब जेडीए ये सोच रही है कि इससे हमारे पार्क को काट दें यहाँ से, और इसमें 20-20, 30-30 फुट यानी आधा पार्क रह जाएगा, और आधा पार्क ही हमारा बचेगा। और वो अगर पार्क को ले लेते हैं तो यहाँ टोंक फाटक से लेके महेश नगर तक कोई भी कॉमन प्लेस ऐसा नहीं है सिवाय इसके कि जहाँ हमारे सभी साथी, बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं और ये सब कहाँ जाएंगे। तो हमारा ये सुझाव है, हमारा ये सबमिशन है, हमारी ये रिक्वेस्ट है, आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि हमारे इस पार्क को बचाएं, और थोड़ा बहुत वहाँ वो कह रहे हैं कि वहाँ से काटेंगे हम को ICI बैंक है भाई साहब, ICI बैंक के पास कट देंगे तो इतना सारा वहाँ तक ये हमारा पार्क ख़त्म हो जाएगा। तो ICI बैंक की बजाय हम कह रहे हैं यहाँ से 50 फुट से 60 फुट से यहाँ से अगर कट दे करके और यहीं दे दिया जाए ये कट, तो ट्रैफिक यहीं कंट्रोल हो जाएगा और हमारा पार्क बच जाएगा। अब आप देखिए कि इस पार्क में अब हमारे भाई साहब हैं दीक्षित जी और कई साथी हैं, इसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। हम माननीय विधायक जी से मिले, कालीचरण जी से, हम कमिश्नर साहब से मिले, कल मिले थे, परसों कल मिले थे, तो उनसे भी हमने संपर्क यही निवेदन किया कि साहब इस तरीके से इतना ये कट मत करो और हमारे पार्क को बचाओ। तो उन्होंने कहा देखिए हम कोशिश करते हैं, ये करते हैं। तो अब आप आए हो तो आप भी हमारी इस आवाज़ को, हमारी आवाज़ बनिए मैम आप। बिल्कुल सर, मैं आई हूँ तो आपकी बिल्कुल आवाज़ हम कोशिश करेंगे जो आपका मुद्दा है। सर एक और मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं कि सर जब आप लोग प्रशासन से आपने वार्ता की तो क्या कुछ उनका रुख रहा है? आपको लगता है कि जब आपने उनसे वार्ता की तो आपको लगता है? माई सेल्फ धर्मेंद्र दीक्षित। तो ये ट्रैफिक जाम की जो समस्या है ना, अब क्या आजकल यहाँ कट बंद हो जाता है 5:30 से 7:30 बजे तक, तो वो ट्रैफिक जाम की समस्या बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो अब स्लीप लाइन बनाने का कोई मतलब नहीं है। जेडीए यहाँ पर 3 करोड़ रुपए खर्च करना चाहता है। हम कह रहे हैं कि 10 लाख रुपए में यहाँ का काम हो जाएगा, पार्क भी बच जाएंगे, 2 मंदिर भी बच जाएंगे, और यहाँ जो कियोस्क हैं ये भी बच जाएंगे, और सब काम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो हम जो जेडीए के कमिश्नर साहब हैं उनको ये पूरी बात बता के गए थे कि 50 कॉलोनियों में एक यही केवल पार्क है और इसकी समस्या अब सॉल्व हो गई है। तो उन्होंने इस बात को नोट किया था कि ये कट बंद होने के बाद में क्या व्यवस्था हुई है। तो मैंने उनसे कहा था ये कट मैंने ही बंद करवाया था, और आज की तारीख में इस कट के बंद होने के बाद में न तो पार्क जाने की कोई समस्या है
और दुकानों को दुकान मिल जाएगी, मंदिर भी नहीं जाएंगे। तो उनको मैं अपना सजेशन दे के आया हूँ और 3 करोड़ की जगह 10 लाख में ही काम हो जाएगा। तो मतलब आपने कहा कि मंदिर को भी यहाँ पे अगर जेडी अगर कार्रवाई करती है तो ये पार्क जाएगा तो जाएगा, इसके साथ जो मंदिर है वो भी जाने वाले हैं। मंदिर यहाँ इमलीवाल फाटक पर 2 मंदिर हैं, एक बोरिंग है, एक प्याऊ है, तो वो भी बच जाएंगे। और जो ट्रैफिक की जो समस्या थी, अब देखो आप ट्रैफिक को वो जो कट बिल्कुल बंद कर दिया ना, अब वहाँ ठीक हो जाएगा बिल्कुल। अभी थोड़ी देर में बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगा। तो आपके संग अगर मैं बात करूँ तो आप प्रशासन के जब आप पास गए थे, कमिश्नर से जब आप बात की, कितने लोग गए थे, कितने लोगों की वार्ता वहाँ पे हुई? नहीं, वहाँ हम करीब 4 लोग वहाँ गए थे, ज़्यादा को तो परमिशन मिलती नहीं है वहाँ पर। तो जब आप गए थे तो आपको उनकी बातों से क्या लगा कि वो आपकी बातों से सहमत है कि कुछ कार्रवाई करें? उनको ये बात समझ में तो कुछ आ रही है कि ये जो पैसा जो है 3 करोड़ की जगह 10 लाख में काम हो जाएगा, तो उनको ये बात कुछ समझ में तो आ रही है। अब देखो आगे कोई मिसगाइड नहीं करे उनको, सबसे बड़ी बात है। तो कब तक कुछ आश्वासन उन्होंने दिया है कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, कुछ आश्वासन आपको दिया? ये क्या है कि 1 महीने में फैसला हो जाएगा। महीने के अंदर फैसला। हाँ, इसमें एक चीज़ और है, क्या नाम है सर आपका? अशोक जाजू हमारे जो साथी हैं दीक्षित जी साहब, इन्होंने पिछले 5 साल में 10 साल में जो मेहनत करी, 500 पेड़ लगा के इस पूरे एरिया को ऑक्सीजन के काबिल बनाया। ये सारा ख़त्म हो जाएगा अगर ये इसमें चले जाता है तो। ये सारा जो है आप देखो, आप जब बरसात होती है, अभी तो पतझड़ चल रहा है, नहीं तो इस पार्क को डेवलप करने में इन दीक्षित जी का बहुत बड़ा हाथ है। और कम से कम नहीं तो 300-400 पौधे हर साल लगते हैं। आप कभी थोड़ा सा पतझड़ के बाद में आओ, पहले बिल्कुल उजाड़ था ये, जो अब ये ऑक्सीजन के लिए अच्छा एक हो गया इस पूरे इलाके के लिए। तो मेरा निवेदन यही है, दीक्षित जी साहब की बात सुनी जाए। और जी बिल्कुल, क्या नाम है सर? क्या है कि इन्होंने 5-6 हज़ार जो है वो क्या नाम है आपका? के खर्च, मैं डॉक्टर मेहता हूँ। डॉक्टर बताइए। हाँ, तो यहाँ इन्होंने दीक्षित जी के और हमारे सबके सहयोग से इन्होंने प्राइवेट बेंचें बनवाई है। एक बेंच 5-5 हज़ार की होती है, ऐसी करके 8-10 बेंचें, मतलब 50 हज़ार का पब्लिक का इन्वेस्टमेंट है। तो इसमें सरकार से ज़्यादा पब्लिक का इन्वेस्टमेंट है। पब्लिक ने इन्वेस्ट किया है और गवर्नमेंट ने भी किया है। ये जिम है, ये सब है, तो इसमें क्या है, जॉइंटली बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है। इसके नष्ट हो जाएगा इससे, उद्यान खत्म होने से। और सबसे बड़ा ये लंग्स हमारे 2 लाख आबादी के बीच में एक फेफड़ा है ये, तो लोगों को ऑक्सीजन यही मिलता है। यहाँ कॉलोनी में कहीं भी नहीं है बगीचा, यही एक हमारा। ये देखो ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत है ये। क्या नाम है सर? DL शर्मा, मैं रिजर्व बैंक से रिटायर्ड हूँ। और यहाँ इसमें बच्चों और महिलाओं के लिए कितने वो बने हुए हैं, वो झूले और फिसल पट्टी, वो सब बच्चे वंचित हो जाएंगे उससे। छोटे छोटे बच्चे बड़े प्रसन्न होते हैं, वहाँ जाते हैं, और तो ये सारा सब लोगों के लिए ख़त्म हो जाएगा। महिलाओं के लिए, पुरुषों, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, सबके लिए ये व्यवस्था खत्म हो जाएगी। तो आपने देखा कि किस तरीके से लोगों की जो परेशानियां, और बिल्कुल वाजिब परेशानी है कि जो चीज़ 3 करोड़ में जो बता रहे हैं, वो चीज़ अगर 10 लाख में हो जाती है तो उसमें कोई दो राय नहीं है। कहीं ना कहीं सरकार का पैसा भी इसमें बच रहा है। सेकेंड, आप सोचिए कि 50 लाख बोल रहे, 2 लाख आबादी में एक जो है पार्क बना हुआ है, जहाँ पे युवा भी आते हैं, बुजुर्ग भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, सब तरीके के लोग आते हैं, जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया। पर बात कहीं ना कहीं देखी जाए कि अगर यहाँ पर इसको काटा भी जाता है, तो मैं आपको दूसरी साइड भी दिखाना चाहूँगी कि इसके पीछे क्या है, रेलवे स्टेशन है। अगर इसको भी काट दिया जाएगा तो कितनी सी जगह, कितना स्पेस यहाँ पे बचेगा। अगर यहाँ पे इसको काट दिया जाएगा तो लोग कहाँ घूमेंगे, कहाँ बच्चे झूला झूलेंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी परेशानी भी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि सरकार तक ये बात पहुँचे, और जो लोग कहना चाह रहे हैं कि इस पार्क को बचाए, अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा काटना है तो आप उस एरिया को काटिए जहाँ पर आपको ज़रूरत लग रही है कि उसको थोड़ा थोड़ा आप कर सकते हैं, लेकिन उस स्पेस को ना करें और स्पेस को थोड़ा बढ़ने दें, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी इतना स्पेस नहीं है। यहाँ पर लोग घूमते हैं, लोगों ने इसमें अपना, बोलते हैं ना, एक बच्चा जब होता है वो छोटा होता है, उसको बड़ा करते हैं, तो लोगों की यहाँ पर मेहनत भी है। लोगों ने अपनी पूंजी से यहाँ पर बेंचें भी लगवाई हैं, पेड़ पौधे लगवाए हैं, जो ऑक्सीजन हम बोलते हैं। हर साल यहाँ पर पेड़ पौधे लगते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो चाय का मुद्दा मैं लेकर आई थी, उस मुद्दे में ये मुद्दा शामिल है, और ये जो मुद्दा है, जो लोगों की आवाज़ है, वो सरकार तक जरूर पहुंचे। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो हम बात कर रहे हैं वो सरकार तक जरूर पहुंचे और जो पार्क है वो बचे। धन्यवाद।